हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट जितुरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सबको नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप, जाने इसका कारण। शिष्यवृत्ति, जाने किन छात्रों को पास होने पर भी नहीं मिलेगी शिष्यवृत्ति। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किन किन छात्रों को शिष्यवृत्ति मिलने वाली है और किन छात्रों को शिष्यवृत्ति नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के लिए स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम होती है और जो बच्चे स्कॉलरशिप में पास होते हैं उनको शिष्यवृत्ति मिलती है। किन छात्रों को शिष्यवृत्ति मिलना चाहिए और किन छात्रों को शिष्यवृत्ति नहीं मिलेगी, ये जो नियम है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा इयत्ता 5वीं स्तर व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा इयत्ता 8वीं स्तर करिता अटी व शर्ती निश्चित करने बाबत तो महाराष्ट्र शासन द्वारा एक सर्कुलर आया जिसमें किन छात्रों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए और किन छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलना चाहिए, ये उन्होंने शर्त और नियम बताए हैं। तो देखते हैं हम इस वीडियो में कि कौन कौन सी नियम और शर्त बताया गया है। महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा 5वीं और पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं के लिए जो शर्तें रखी गई है तो हम आगे देखते हैं। तो जो फर्स्ट वाली शर्त है कि शासन मान्य शासकीय अनुदानित, विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित या स्वय अर्थसहाय्यित शाळांमधील विद्यार्थी सदर शिष्यवृत्ती परीक्षा देण्यास पात्र राहतील। मतलब कि जिन स्कूलों में स्टेट बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाता है, जो एमएससी बोर्ड का जो सिलेबस है, उन स्कूलों के छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। आयसीएसई व सीबीएसई अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सदर शिष्यवृत्ती परीक्षेस प्रविष्ट होण्यासाठी शासन खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देत है। जिन स्कूलों में आईसीएसई और सीबीएसई का जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उन छात्रों के लिए जो शर्तें, जो नियम है वो अलग है। वो देखते हैं कि किस प्रकार से उनके लिए शर्तें रखी गई है। सदर परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी या शासन निर्णयांमध्ये सुधारित केल्यानुसार वयाची अट राहील। तो जो पहली जो शर्त रखी गई है वो है उनकी जो आयु है वो निर्धारित होना चाहिए। जो आयु का मापदंड रखा गया है उसमें वो बैठना चाहिए। सदर विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती परीक्षेस या शासन निर्णयांमध्ये सुधारित विहित शुल्क आकारण्यात येईल। परीक्षा शुल्क रखी गई है, जो शिष्यवृत्ती परीक्षा के लिए जो परीक्षा शुल्क रखी गई है वो उनसे ली जाएगी। सदर विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल। आईसीएसई व सीबीएसई जो सिलेबस पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए अलग से गुणवत्ता यादी तैयार की जाएगी। तीसरी शर्त है कि सदर विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत आल्यास पहिल्या 50 विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र दिले जाईल व गुणांक्रम करण्यात येईल। मात्र त्यांना शिष्यवृत्तीची रोख रकम दिली जाणार नहीं। आपको ध्यान से सुनना है कि जो छात्र आईसीएसई और सीबीएसई के छात्र हैं उन छात्रों को जो पहले गुणवत्ता यादी में मेरिट लिस्ट में ऐसे 50 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसके बाद में वो जो छात्र हैं उनको शिष्यवृत्ति के जो पैसे हैं वो नहीं दिए जाएंगे। शिष्यवृत्ति की रोक रकम दिली जाना नहीं, उनको शिष्यवृत्ति का पैसा नहीं मिलेगा। किन छात्रों को? जो सीबीएसई और आईसीएसई के जो छात्र हैं उनको शिष्यवृत्ति के पैसे नहीं मिलेंगे। सिर्फ क्या मिलने वाला है? प्रमाण पत्र। उर्वरित सर्व विद्यार्थ्यांना गुणपत्रक देण्यात येईल और बाकी के सभी बच्चों को गुणपत्र दिया जाएगा। शिष्यवृत्ति परीक्षेसाठी पात्रता, कौन से छात्र शिष्यवृत्ति की परीक्षा दे सकते हैं? पहली पात्रता होनी चाहिए कि विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, किमान 15 वर्ष वास्तव्य असावे। कम से कम वो जो महाराष्ट्र के रहवासी होना चाहिए, कम से कम 15 साल के ऊपर के वो रहवासी होना चाहिए, उनके पास में महाराष्ट्र की डोमिसाइल होना चाहिए। उन्हीं छात्रों को शिष्यवृत्ति
मिलेगी। दूसरी पात्रता है विद्यार्थी शासन मान्य शासकीय अनुदानित विना अनुदानित कायम विना अनुदानित व स्वयं अर्थसहाय्यित शाळेत इयत्ता 5वी किंवा इयत्ता 8वीत शिकत असावा। मतलब कि जो छात्र है वो कक्षा 5वी और कक्षा 8वी में रहना चाहिए। चौथा पॉइंट दिया है शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी वयोमर्यादा विद्यार्थ्यांचे वय 1 जून रोजी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यातील वयापेक्षा जास्त नसावे। दिनांक 1 जून रोजी कमाल वयोमर्यादा प्रवर्ग पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा इयत्ता 5वीं के लिए जो वयोमर्यादा है वो दिया है सर्व प्रवर्ग यानी जो ओबीसी सभी कास्ट के ओबीसी एनटी एसटी ओपन सबके लिए 11 वर्ष रखी गई है। जो वय मर्यादा है वो 5वीं के लिए 11 वर्ष रखी गई है। जो छात्र है वो 1 जून को 11 वर्ष का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर छात्र ज़्यादा का है, अगर वो 11 वर्ष से बड़ा है तो उस छात्र को शिष्यवृत्ति नहीं मिलेगी। आपको ध्यान में रखना है, अगर वो 11 साल से बड़ा है तो उस छात्र को कक्षा 5वीं की शिष्यवृत्ति नहीं मिलेगी। जो दिव्यांग है, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनकी जो वय मर्यादा दी गई है वो 15 वर्ष है। अगर 15 वर्ष तक का बच्चा है तो उसको कक्षा 5वीं की शिष्यवृत्ति मिलेगी। अगर 15 वर्ष से वो बड़ा है तो उसे शिष्यवृत्ति नहीं मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं तो 1 जून के दिन छात्र की जो आयु है वो 14 वर्ष की होना चाहिए। 14 वर्ष से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। जिन छात्रों की जो आयु है वो 14 वर्ष से अगर ज्यादा रहेगी तो उनको कक्षा 8वीं की शिष्यवृत्ति नहीं मिलेगी। आपको ये ध्यान में रखना है। और जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनकी जो उम्र है वो 18 साल की होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 18 साल से ऊपर अगर उनकी आयु है तो उन छात्रों को भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वयोमर्यादा वाले छात्रों को शिष्यवृत्ति मिलेगी 11 वर्ष वाले और 14 वर्ष वाले। उससे ज्यादा अगर रहता है तो उनको शिष्यवृत्ति नहीं मिलेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे सदर शिष्यवृत्ती परीक्षेत विद्यार्थी उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण घोषित करण्यात येणार नसून शिष्यवृत्तीस पात्र किंवा अपात्र असे घोषित करण्यात येईल। और उसमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण ऐसा नहीं बताया जाएगा, सिर्फ पात्र अपात्र बताया जाएगा कि शिष्यवृत्ति के लिए पात्र है कि अपात्र है। ठीक है, इसमें पास फेल नहीं बताया जाएगा। शिष्यवृत्तीस पात्रतेसाठी प्रत्येक पेपरमध्ये किमान 40% गुण प्राप्त करणे आवश्यक राहील। प्रत्येक पेपरमध्ये 40 पेक्षा कमी गुण प्राप्त करणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस अपात्र राहतील। और जो छात्र 40% से यानी 40% से कम परसेंट से पास होते हैं उन छात्रों को शिष्यवृत्ति के लिए वो अपात्र रहेंगे। ठीक है, जिला न्याय मंजूर शिष्यवृत्तीच्या संचानुसार असा पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीस पात्र घोषित करण्यात येईल। जिन छात्रों ने 40% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन छात्रों को शिष्यवृत्ति के लिए पात्र ठहराया जाएगा। नंबर 6 सदर शिष्यवृत्ती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांनी दरवर्षी घेतलेल्या गेलेल्या परीक्षेच्या आधारे दिली जाईल। और जो शिष्यवृत्ती है वो हर साल जो एग्जाम होती है स्कॉलरशिप की उसके आधार पे ही शिष्यवृत्ति दी जाएगी। शिष्यवृत्ति प्रदानाच्या अटी शर्त और जो शिष्यवृत्ति देने की जो नियम है, जो रूल्स है वो देखते हैं हम लोग कि क्या क्या रूल्स है। तो पहला रूल्स देखते हैं इसमें, शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांना लगेचच वर्षी मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक इयत्ता 6वी व माध्यमिक इयत्ता 9वी शाळेत प्रवेश घेतला पाहिजे। जे शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थी शाळेत प्रवेश घेणार नाहीत अशा विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ति रद्द करण्यात येईल। इसका मतलब यह है कि आप शिष्यवृत्ति के लिए पात्र हो गए, शिष्यवृत्ति में पास हो गए, पर आपने कक्षा 6वीं में आपने अपना सिलेबस चेंज कर लिया, आपने जैसे आईसीएसई या सीबीएसई का सिलेबस ले लिया तो आपको ये शिष्यवृत्ति नहीं मिलेगी। आपको स्टेट बोर्ड का ही सिलेबस पढ़ना है। और जैसे कि बताया गया था बिना अनुदानित अनुदानित उन्हीं स्कूलों में आपको एडमिशन लेना है, तो ही आपको कक्षा 6वीं और 7वीं
कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं में स्कॉलरशिप मिलेगी। जो बच्चे 8वीं क्लास के हैं उन्होंने भी 9th में 9वीं में एडमिशन लेना है, तभी उनको 9th और 10th में स्कॉलरशिप मिलेगी। आई बात समझ में? ठीक है। अगला जो नियम है, पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 5वी पास झाल्यानंतरच्या वर्षापासून 3 वर्ष व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 8वी पास झाल्यानंतरच्या वर्षापूर्वी 2 वर्ष शिष्यवृत्ती चालू राहील। तो आपको पता होना चाहिए कि शिष्यवृत्ति आपको कब तक मिलेगी। तो जो शिष्यवृत्ति है वो जिस साल आप कक्षा 5वीं में स्कॉलरशिप की एग्जाम पास करोगे उसके बाद के 3 वर्ष यानी कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं में ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। जो पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा इयत्ता 8वीं के छात्र है वो 8वीं क्लास में जब स्कॉलरशिप एग्जाम पास करेंगे तो उनको कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है। उसके बाद उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। कक्षा 5वीं के लिए 3 साल है और कक्षा 8वीं के लिए 2 साल है। ठीक है। त्यासाठी शिष्यवृत्ती धारकाला नियमित उपस्थिति, उसके बाद में भी उनके लिए नियम रखे गए हैं कि कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं में भी उनको नियमित उपस्थित रहना है। उनका जो वर्तन है चांगले वर्तन व समाधानकारक प्रगती या अटीची पूर्तता करावी लागेल। यापैकी एकाही अटीची पूर्तता होत नसल्यास पात्र विद्यार्थ्यास शिष्यवृत्ती मिळणार नहीं। बताया गया है कि नियमित उपस्थित रहना, रेगुलर स्कूल में आना है, उनका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए और उनकी जो प्रगति है समाधान कारक होना चाहिए और उनकी जो प्रगति है क्लास की प्रगति वो अच्छी होना चाहिए, तो ही स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगली जो शर्त है, विद्यार्थ्यांनी शाळा बदल केल्यास विद्यार्थ्याने पालकांनी शिष्यवृत्तीसाठी नवीन, यहाँ पे भी ध्यान में रखना है, जो छात्र अपनी स्कूल बदलने वाले हैं उन्हें क्या करना है, मुख्याध्यापक मार्फत संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शिक्षण निरीक्षक मुंबई पश्चिम दक्षिण उत्तर यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करावे कि वो अपनी स्कूल चेंज कर रहे हैं, तो उसका जो प्रस्ताव है वो शिक्षण अधिकारी और शिक्षण निरीक्षक मुंबई को भेजना जरूरी है। नंबर 4, शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पुणे यांच्या परवानगीशिवाय कोणीही शिष्यवृत्ती गोठवू शकणार नाही और इनकी परवानगी के बिना कोई भी शिष्यवृत्ती गोठवू शकणार नाही। ठीक है। आता शिष्यवृत्ती वितरण, शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बैंक खात्यात जमा करण्यात येते। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शिष्यवृत्ति मिलेगी वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में जमा होने वाली है, ये किसी के हाथ में आने वाली नहीं है, किसी के मार्फत आपको ये मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप चिंता छोड़ दीजिए कि आपकी स्कॉलरशिप कहीं आपके स्कूल में तो नहीं है या वार्ड में तो नहीं है, इस टाइप के जो भी विचार है वो आप छोड़ दीजिए कि आपके जो ये स्कॉलरशिप के पैसे हैं डायरेक्ट आपके बैंक में जमा होने वाले हैं। असल्यास महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने शिष्यवृत्ती परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जासोबत त्यांच्या बँक खात्याची माहिती, बँकेचे नाव, खाते क्रमांक व IFSC कोड इत्यादी माहिती, आधार क्रमांकाची माहिती घ्यावी। सदर माहितीसह विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पुणे यांना पाठवावा। शासनाकडून अनुदान उपलब्धतेनुसार शिष्यवृत्तीचे वितरण करण्याची जवाबदारी शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पुणे यांचेवर राहील। तो जब शिष्यवृत्ति का फॉर्म भरा जाता है तभी आप लोगों से बैंक का नाम, खाता क्रमांक, IFSC कोड और आपका आधार क्रमांक की माहिती ली जाती है, जिसके माध्यम से जो शिष्यवृत्ति का जो पैसा है वो डायरेक्ट आपके बैंक में जमा होता है। गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचा गौरव, अब जो छात्र स्कॉलरशिप परीक्षा में पास होते हैं उनका गौरव किस प्रकार से किया जाता है, तो पूर्व उच्च प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये स्पर्शनीय यश संपादन करून राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादीमध्ये स्थान मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी त्यांचा सत्कार समारंभ संबंधित जिल्ह्याच्या
माननीय पालकमंत्री महोदय यांचे हस्ते दरवर्षी विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन 15 ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहणानंतर अथवा त्याच दिवशी स्वतंत्रपणे कार्यक्रम आयोजित करून करण्यात यावा। आयुक्त महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांना प्रत्येक वर्षी या परीक्षांच्या राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादीमधील विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी गुणवत्ता प्रमाणपत्र तयार करून ती संबंधित जिल्ह्यांच्या शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांच्याकडे विहित कालावधीत उपलब्ध करून घ्यावीत। सदर सत्कार समारंभाची शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांना सर्व व्यवस्था शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी करावी। तो आपको पता चल गया है कि जो छात्र शिष्यवृत्ति परीक्षा में पास होते हैं उनका जो प्रोत्साहन है, अभिनंदन जो प्रमाण पत्र है उनको 15 अगस्त के दिन दिया जाता है और इस उपलक्ष्य में एक अच्छा सा कार्यक्रम रख के सबको प्रोत्साहित किया जाता है। देन नेक्स्ट जो है ग्रामीण लेवल पे ग्रामीण या शिष्यवृत्ती प्रकाराबाबत विश्लेषण। पूर्व उच्च प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या नियंत्रणाखाली सर्व गावे वस्ती लोकसंख्या विचारात न घेता तसेच नगर परिषद नगरपालिका व महानगरपालिका परिक्षेत्रात ग्रामपंचायत क्षेत्र अस्तित्वात असल्यास सर्व गावामधील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गणना ग्रामीण भागात करण्यात यावी। तो 3 प्रकार से आपको शिष्यवृत्ति मिलती है, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, तालुका स्तर पे। आई बात समझ में? तो जो छात्र ग्रामीण भाग से रिलेटेड है, ग्रामीण स्तर पे भी शिष्यवृत्ति निर्धारित की गई है, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और तालुका स्तर पे। शहरी क्षेत्र के लिए भी सेम निर्धारित की गई है, शहरी क्षेत्र में राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और तालुका स्तर पे। यानी शहरी क्षेत्र वाले छात्रों के लिए भी शिष्यवृत्ति है, ग्रामीण क्षेत्र वाले छात्रों के लिए भी शिष्यवृत्ति है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि किन छात्रों को शिष्यवृत्ति मिलेगी और किन छात्रों को शिष्यवृत्ति नहीं मिलेगी। ओके, थैंक यू।